हेलो बच्चों, कैसे सब? बढ़िया। स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर बैठकर कर रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा लगता है ना जब अपन पढ़ाते हैं किसी को और वो उतनी ही मेहनत से पढ़ता है और अपने को कहते हैं हाँ हम पढ़ रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है ना। वैसे ही बेटा हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही घर बैठ के पढ़िए। जितने भी चैप्टर्स अब तक आपको कराए गए हैं उन सब के नोट्स आप बनाइए, अच्छे से उनको लिखिए, ताकि अपन क्या करें जब एग्ज़ाम हो ताकि अपने पास अवेलेबल हो हर चीज़ लिखी हुई। जब तक लिखा हुआ नहीं होगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। नोट्स होंगे तो एक मन में भी एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमें ये चीज़ आती है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो बुक से ही पढ़ते हैं। बुक से पढ़ो, मना नहीं है, लेकिन फिर भी नोट्स साथ में होने चाहिए। कुछ चीज़ें बुक में क्या होती है केवल लिखी हुई होती है, उसका कोई रीज़न नहीं होता है ना। तो उसके लिए अपने को नोट्स चाहिए होता है, किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो उसी के लिए आपकी हेल्प भी हो जाए और आप अच्छे से नोट्स भी तैयार कर सकें, इसलिए आपको ऑनलाइन वीडियोस जो है वो एक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज़ें आपको करवाई गई है अब तक आप अच्छे से उन्हें पढ़ें, अच्छे से उन्हें लिखें बेटा, है ना। तो आज मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से अपन आज कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान का जो अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था उसी को डिस्कस करेंगे आगे। अपन ने पीछे जो अपना चैप्टर 10वां है उसके अंदर अपने ने विरचन की विधियां पढ़ी थी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो सब पढ़ा है, अच्छे से उनको नोट किया है और उसके जो थ्योरेटिकली जो रिएक्शंस हैं उनका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। तब तक आप उन सब चीज़ों को जो चार्ट में है उनको अच्छे से पढ़िए। वैसे तो मैंने उनको विथ रीज़न डिस्क्राइब किया हुआ था। आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो अपन आज शुरू करेंगे अपना टॉपिक जो है वो भौतिक गुणधर्म। बहुत ही इजी सा है लेकिन इससे कई बार क्वेश्चनिंग आ जाती है। थोड़ा सा अपन आज थोड़ा ध्यान देंगे। अपन भौतिक गुणधर्मों में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। भौतिक गुणधर्म जो है अपने उसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अवस्था क्या होती है ना। अवस्था मीन्स क्या, ये सब मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रंग, है ना। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, गंध, फिर गलनांक क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, क्वथनांक, और फिर अपन पढ़ेंगे विलयता, है ना। इनको अपन अच्छे से एक एक को डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए और इनका रीजन भी समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अपने पास अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है क्या बेटा, अवस्था, है ना। अवस्था मतलब क्या, सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है, अवस्था। तो अवस्था मतलब क्या, अवस्था क्या है? अवस्था मतलब ये कि ठोस, द्रव और गैस में हम लोग हेलो एल्केन्स को जो है किस प्रकार क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस प्रकार इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो बताया गया कि अपने पास जो है वो एल्किल ब्रोमाइड है और एल्किल क्लोराइड है, उसी के साथ अपने पास जो है CFC भी है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे यौगिक हैं जो क्या पाए जाते हैं अपने वाष्पशील अवस्था में यानी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, करेक्ट। और इसके अलावा जो उच्च अणुभार वाले होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो अधिक अणुभार बढ़ने से द्रव से फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में हो जाते हैं। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो सकता है, अपन लिखेंगे C2H5Br और C2H5Cl और CFC,
ये तीनों ही क्या होते हैं, वाष्पशील यानी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं तथा अन्य जो एल्किल हैलाइड्स हैं वे अणुभार बढ़ने के कारण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो है कम अणुभार वाले हैं, इसलिए ये गैसीय अवस्था में मिलते हैं और यानी वाष्पशील अवस्था में मिलते हैं। और जो अन्य है जिनका अणुभार यदि आप बढ़ा देंगे तो ऑफ कोर्स अणुभार बढ़ाएंगे तो जो कण है अवयवी कण वो पास आएंगे, पास आने की वजह से वो द्रव में और अत्यधिक पास आने से वो किस में बदल जाते हैं, ठोसी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद अपना अगला जो टॉपिक है बेटा वो है आपका सेकंड जो पार्ट है वो है रंग, है ना, रंग। तो अपने पास जो रंग का अपन बात करें तो जनरली ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन इनको यदि वायु में खुला छोड़ दें तो ये वायु के संपर्क में आकर क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है वो कलरफुल हो जाते हैं, रंग युक्त हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। जनरली तो क्या होते हैं, ये वाष्प अवस्था में पाए जाते हैं और वायु में जैसे ही खुला छोड़ेंगे तो ये जो एल्केन्स हैं, आयोडो एल्केन है और ब्रोमो एल्केन्स हैं, ये क्या होते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। तो आइए अपन लिख लेते हैं इसका भी आंसर। क्या लिखेंगे अपन? सामान्यतया एल्किल हैलाइड्स रंगहीन होते हैं रंगहीन होते हैं, परंतु वायु के संपर्क में आने पर या वायु में खुला छोड़ने पर एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड यौगिक क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। बात समझ में आई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इनको इसी तरीके से अपने नोट्स में भी उतार सके। विथ लैंग्वेज उतारेंगे। आप इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं जैसे C2H5Br, C2H5Cl व CFC आदि यौगिक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं तथा अन्य एल्किल हैलाइड जो उच्च अणुभार वाले होते हैं या अणुभार बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और सेकंड जो रंग है उसके अंदर आप इस तरह से ही थ्योरी में लिखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगी जो अपना है गंध। गंध जो है वो किस प्रकार से अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं? वैसे ये क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं, मतलब इनमें कोई गंध नहीं आती है, विशेषकर जो ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्या होते हैं, वाष्पशील कंपाउंड्स की बात करें तो ये मधुर गंध युक्त होते हैं। तो अपन बात करें, अपना अगला टॉपिक अपन डालें तो वो है आपका तीसरा टॉपिक क्या है आपका, गंध। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इनको ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। वाष्पशील जो हेलो एल्केन्स होते हैं, वाष्पशील हेलो एल्केन मधुर गंध वाले होते
है ना। जैसे कि ब्रोमीन में बहुत सारी ब्लूम्स निकलती है, बहुत निकलती है, इसीलिए इसको पता है स्टोर किस में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर में भी रख देना तो इतनी तीक्ष्ण गंध आती है कि दम घुटने लग जाता है। इसलिए जो एल्किल ब्रोमाइड्स हैं, है ना, वो क्या होता है, एल्किल क्लोराइड से ये वाष्पशील है, तो इनकी गंध बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, किसी की बहुत ज्यादा जानलेवा घातक होती है ये। इसलिए इनको क्या जाता है, स्टोर किया जाता है कम टेम्परेचर पर, ताकि क्या हो जाए, इनकी ब्लूम्स ना निकले। इसलिए एल्किल ब्रोमाइड्स को जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर किया जाता है। क्लियर। तो चलते हैं आगे। अगला अपना जो टॉपिक है वो है आपकी चौथा टॉपिक क्या है, गलनांक व क्वथनांक। थोड़ा ध्यान देंगे, गलनांक व क्वथनांक। क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक। तो गलनांक व क्वथनांक का क्या अर्थ है, अपन देखते हैं कि गलनांक क्वथनांक का मीन्स है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बंध है वो प्रबल होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका बंध आसानी से टूटता नहीं है, तो इनको अत्यधिक टेम्परेचर दिया जाता है और तब जाके ये क्या होते हैं, अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो गलनांक क्वथनांक में एल्किल हैलाइड्स का भी कुछ ऐसा ही रीजन है कि गलनांक क्वथनांक जो है वो ऊपर से नीचे, यानी हैलाइड्स की बात करें तो अपने पास जैसे है गलनांक क्वथनांक में C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br और C2H5I, है ना। थोड़ा ध्यान करेंगे इसमें। जनरली अपन ये कहते हैं कि आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बेटा, बंध में द्रुवलता आ जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम चेक करेंगे। हम लोग एक नियम पढ़ते हैं बेटा, फाजान्स का नियम, है ना, फाजान्स का नियम। ये फाजान्स का नियम क्या कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जिसका आकार छोटा है और जिसका आकार बड़ा है ना, छोटे आकार वाला दूसरे को क्या कर सकता है, उतना ही ज्यादा ध्रुवित कर सकता है। और बंध में यदि ध्रुवता आ गई मीन्स ये वॉन्डरवॉल बल हो गया, तो ध्रुवता आने से बंध में क्या आ जाती है, प्रबलता आ जाती है। तो यहाँ पर ऋणायन का जो आकार है वो कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ ही है, आयनिक तो गुण है ही, लेकिन आकार बड़ा होने की वजह से इनमें क्या हो जाता है, ध्रुवीय गुण ज्यादा आ गए, और ध्रुवीय गुण ज्यादा आ गए तो फाजन्स के अनुसार ये क्या हो गया, बंध प्रबल हो गया। तो बंध प्रबल हो गया तो गलनांक क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अपन यहाँ पर जो निशान लगाएंगे सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक इस तरह से रेशो दिखाई देगा। थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि बंध में ध्रुवता के कारण क्या हो जाती है, बंध प्रबल हो जाते हैं और आसानी से टूटते नहीं है। ये फाजन्स जो नियम है वो इसको वेरीफाई करता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ताकि आप इन चीजों को लिख सके। तो आप क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड्स में आकार में जब वृद्धि होती है, तो चलो मैं लिख देती हूँ, एल्किल हैलाइड में गलनांक व क्वथनांक आकार बढ़ने पर बढ़ता है, क्योंकि बंध अधिक ध्रुवीय प्रवृत्ति का हो जाता है। किस नियम से, फाजान्स के नियम से। 11 में था आपके फाजान्स का नियम कि ऋणायन का आकार जितना छोटा होगा और धनायन का आकार जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, बंध में ध्रुवता उनके आ जाती है। बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको इसी तरीके से अपने कॉपी के अंदर नोट करें। ये रीजंस जरूर ध्यान रखें, इनसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर। तो चलते हैं आगे। अब अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है अपने पास। अपन इनको एक शॉर्ट नोट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, जैसे अपन बात करें
कि एल्किल हैलाइड जो है उनके अणुभार में वृद्धि होती है तो गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है, और विलयता जो है वह अणुभार बढ़ने के साथ साथ घटती है ना। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो विलयता का है। वो विलयता को बताने के बाद मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। अपना टॉपिक है अगला, लास्ट 5वां है, वो क्या है? विलयता। थोड़ा ध्यान करेंगे बेटा, विलयता का अर्थ क्या है? गलनांक क्वथनांक और विलयता। विलयता जो है वो अणुभार बढ़ने के साथ हमेशा घटती है। ये आपको याद रखना है कि विलयता अणुभार के साथ क्यों बढ़ती है। आप हमेशा देखेंगे कि विलयता का कॉन्सेप्ट होता है कि अपने पास आसानी से वो बंध टूट जाए, लेकिन ध्रुवीय जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ध्रुवीय में ही घुलते हैं, और जो अध्रुवीय होते हैं वो अध्रुवीय में, लाइक हम यूं बोलते हैं समान समान में घुलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में तथा अध्रुवीय अध्रुवीय में ही घुलता है। तो यहाँ विलयता कॉन्सेप्ट, जैसे कि अपन कार्बन की संख्या को बढ़ाते जाएं, 2 कर दी, 3 कर दी, फिर 4 कर दी, फिर 5 कर दी, है ना। तो लगातार कार्बन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। कार्बन जो है वो अध्रुवीय मॉलिक्यूल है ना, अध्रुवीय है। तो अब इसको किसी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगी? धीरे धीरे विलयता क्या होती जाएगी बेटा? घटती चली जाती है। एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको विलयता को लेकर कि जब अपन बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के घुलनशीलता की, विलयता की, तो जितना अणुभार ज्यादा होगा उसकी विलयता ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है, बिकॉज ऑफ अध्रुवीय मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं विलयता की। तो विलयता में अपन देखते हैं कि 2 कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि अपने पास यदि समान अणुभार वाले यौगिक हो, जैसे कि अपने पास क्या है? कार्बन की संख्या है CH3, CH2, CH2 और उसके बाद में अपने पास Cl, क्लियर है ना। एक और CH2 5 कार्बन वाला है ना। तो एक तो हो गया ये नॉर्मल पेंटेन, फिर सेकंड हो गया अपने पास CH3, CH3, CH, CH2, Cl, क्लियर। और एक अपने पास हो गया CH3, C, CH3, CH3 और यहाँ हो गया CH2, Cl, है ना। 5 कार, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, ये 1 2 3 4 और यहाँ पर भी तो डायरेक्ट क्या लग गया? Cl। आइए, तो ये हो गया अपने पास नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन क्लोराइड, है ना। और ये क्या हो गया? आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आप जानते हैं ना आइसो शब्द क्यों ना, श्रृंखला में यदि किनारे पे क्या लगे? 2 CH3, नियोब्यूटिल क्लोराइड, है ना। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? अपने पास नाम भी तो है, 2,2 क्या? 2,2 डाइमेथिल क्लोराइड। आगे बात समझ में, है ना। ये तृतीयक कार्बन हो गया, है ना, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अपन इसका ये नाम भी लिख सकते हैं, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, है ना। सॉरी, नियो में 5 कार्बन होते हैं, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। समझ में आ गई बात। अब अपन एक कॉन्सेप्ट है इसका कि विलयता जो है वो किस प्रकार से निर्भर करेगी। तो विलयता में समान अणुभार है, लेकिन शाखित और अशाखित की बात करें तो इनमें विलयता और क्वथनांक दोनों को चेक कर सकते हैं। जो ज्यादा शाखित होगा वो आसानी से टूटेगा, और आसानी से टूटेगा मीन्स क्या होगा? उसकी गलनांक क्वथनांक क्या होगा? कम। जिनके गलनांक क्वथनांक कम उनकी विलयता सबसे ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल की विलयता सर्वाधिक होगी, फिर इसकी, और सबसे कम किसकी होगी? नॉर्मल ब्यूटिल की। वही यदि आप बात करें क्वथनांक की, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? इसका। और सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? इसका। बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये विलयता और क्वथनांक का जो क्रम होता है वो बिल्कुल क्या होता है बेटा? उल्टा चलता है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अपन देखते हैं कि इनका घनत्व क्या है? ज्यादा है, इसका घनत्व क्या है? कम है। जिनका घनत्व कम उनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं, जो शाखित होते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर एक घर में 4 भाई हैं और चारों भाई एक साथ रहते हैं, एक घर में 4 भाई हैं और चारों अलग अलग हैं, तो सपोज
किसी को झगड़ा करवाना है उनके घर में, तो 4 भाई जो साथ रहते हैं उनके घर में झगड़ा आसानी से होगा, उनको तोड़ना आसान होगा, या जो 4 भाई अलग रहते हैं उनको? ऑफ कोर्स, बात समझ में आई ना, क्लिक की ना। कौन जल्दी टूटेंगे? जो अलग अलग रहते हैं, वो पहले से ही अलग है, उनको लड़ाना और आसान है। जबकि 4 भाई जो एक साथ रहते हैं उनको लड़ाना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो आसानी से प्रबलतम बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि यदि आप गलनांक क्वथनांक की बात करें तो सर्वाधिक इसका होगा, और विलयता की बात करें तो सर्वाधिक विलयता इसकी होती है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर सकें। अभी मैं इसका थ्योरी भी लिख दूंगी ताकि आप इसको थ्योरी में भी उतार सकें। जब भी अपन विलयता की बात करें और गलनांक क्वथनांक की बात करें तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि अणुभार बढ़ने पर क्या होता है, घटने पर क्या होता है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक तो लिख ही दूंगी, है ना। तो विलयता के बारे में थ्योरी में अपन क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूल ध्रुवीय है, जल भी ध्रुवीय है, फिर भी वो उसके साथ डिसॉल्व नहीं हो रहा है। वैसे तो समान में खुलता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, आरक्ष के बीच में जो ध्रुवीय बंध है वो प्रबल होता है ना। तो आइए अपन लिखते हैं, जनरली तो क्या होता है, ध्रुवीय में घुलता है, लेकिन ये थोड़ा सा नोट डालकर आप लिख लें विलयता के अंदर क्या कि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हुए भी जल में कम विलय होते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड्स में ध्रुवीय बंध द्विध्रुव आकर्षण बल प्रकार का पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अष्टुओं में या अष्टुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। इसीलिए एल्किल हैलाइड्स जल में कम विलय होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आपको इसी प्रकार ये चीज अपनी कॉपी के अंदर नोट करनी है ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ सकें, इनको इसी तरीके से लिख सकें। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, है ना, कि ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसे तो नॉर्मली तो ऐसा होता है, अभी ऐसा क्यों, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि एल्किल हैलाइड्स जो है उनका क्या अपन इनको याद कैसे कर सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से कि अपन इनको ऐसे लिखा जा सकता है कि अपने पास यदि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, अशाखित है ना, अशाखित है एल्किल हैलाइड, ठीक है, अशाखित है तो वो आसानी से टूटेगा नहीं तो उसकी विलयता क्या हुई, सबसे कम। गलनांक क्वथनांक क्या हुए, उच्च। समानुपाती गलनांक व क्वथनांक, करेक्ट। फिर समानुपाती क्या, अणुभार बढ़ गया तो गलनांक क्वथनांक बढ़ गया, मतलब ये क्या हो गए, अशाखित। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, अशाखित मॉलिक्यूल की बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, विलयता। क्या होगा बेटा, विलयता। बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही समानुपाती किसके होते हैं, घनत्व के।
तो ये ट्रिक जो है वो आप इसी तरीके से उतारेंगे ताकि आप फ्यूचर में भी इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी तरीके से आपको पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से बता सकें। अच्छे से इनको लिखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, उसका चार्ट बनाएंगे और तब तक आप भौतिक गुणधर्मों को बुक से भी पढ़ेंगे। यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम आपको क्लियर करेंगे। और अब तो परामर्श क्लासें भी चल रही है तो बेटा आप स्कूल आके भी वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।